चल जीके क्लासेस। तो देखिए हम एसएसटी की आज की क्लास जो है आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जो कि फास्ट रिवीजन है। आप देखकर ही समझ गए होंगे। इसमें क्या होगा ना कि आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपका रिवीजन कैसा है, आपकी तैयारी कैसी है। आप मुझे अपना स्कोर बताइएगा। जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही क्लासेस के लिए। एंड जो भी आज के क्वेश्चन है ना, जो भी मुझे टफ लगा था वही सारे क्वेश्चन का मिक्सचर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और पूरा अच्छे से इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है कि इसमें से आपको मिलाना है। तो ये किताबें आपसे बहुत पूछता है, तो आपको पता होगा कि मेघदूत के लेखक, किताब के लेखक कौन है? कालिदास, ये आपको पता होगा। हर्षचरित का बाणभट्ट। और उसके बाद से आप इन दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं आपको बोलूँगी ना कि आप ऐसे एलिमिनेट कीजिएगा वहाँ पे, ए का 4 और बी का फर्स्ट। कोई ज़रूरी नहीं है आपको सब कुछ पता होना, तो आप इसे भी कर लेंगे। ए का 4 बी का फर्स्ट, तो जिसमें है वही होगा हमारा आंसर। किसी में है ही नहीं, आपने देखा, बस एक में ही है। तो ऐसे ही किया जाता है। आपका आंसर सामने हो गया। मेघदूत का है कालिदास, हर्षचरित का बाणभट्ट, एंड आर्यभट्टीय का है आर्यभट्ट, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। एंड सुश्रुत संहिता का है सुश्रुत। ठीक है, ये इनके नाम में ही मेंशन है। स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो अगले क्वेश्चन पे फिर से यहाँ पर मिलान करने वाला है कि जो भी मानव पाषाण काल थे ना, उनके पूरा स्थल, उससे प्राप्त प्रमाण कहाँ कहाँ से मिला है। तो कुरनूल से क्या मिला है ये आपको पता होना चाहिए। एक दो देखो इसमें पता होगा तभी आप कर पाओगे। तो कुरनूल जो है वहाँ से क्या मिला था, तो वहाँ से हमें मिला था भस्म अवशेष। यहाँ पर देखिए, तो हमारा ए का हो गया दूसरा। और भीमबेटका, तो ये तो आपको पता ही होगा। भीमबेटका तो पता नहीं कितनी बार आपने सुना होगा। भीमबेटका की गुफाएं उसके नाम से ही क्लियर है, तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा। इसका मतलब बी का हो गया तीसरा। एलिमिनेशन में काम आता है ये। अब देखो ए का दूसरा बी का तीसरा यहीं पर मिल रहा है बस, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। बाकी इसका बच गया हुरुंगी, तो हुरुंगी का हो जाएगा आवास और उद्योग स्थल, और पाटनी का क्या है? शुतुरमुर्ग के अंडे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसका सही आंसर है। और एलिमिनेशन जो है वही आपको काम दिलाएगा एसएसटी में। बाकी ऐसा कोई भी पेयर है ही नहीं इसके अलावा। अगर आप केवल ए भी मिला लेना, देखो ए, तो भी आपका आराम से आंसर निकल जाएगा। देखिए, और ये सारे ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन हैं। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं किस पर आधारित थी? अगर आपने मुगल परंपराएं पढ़ा होगा तो आप आराम से कर लेंगे। वो किस पर आधारित थी? वो आधारित थी सहदायात का नियम, जहां उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों के बीच कर दिया जाता था, और यही इसका राइट आंसर है। तो एसएसटी तो है ही ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको बहुत ही याद करना पड़ता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और ये इसका सही आंसर है। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन, शाहजहानाबाद की योजना में यमुना की क्या भूमिका थी? ये पूछ रहा है कि जो शाहजहानाबाद है उसमें की योजना में यमुना की क्या भूमिका थी? तो उसकी भूमिका थी राजमहल को ही नदी पर पहुंचकर नियंत्रण देना। तो यही इसकी भूमिका थी। अब फिर से मिलान वाले क्वेश्चन। अच्छा, मिलान वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। आदिवासी समुदाय है और स्थान है, तो आपको बताना है कि जो वन गुज्जर है वो जो कौन से स्थान पे पाए जाते हैं, तो वो है उत्तराखंड। तो ए का हो जाएगा हमारा 4, एलिमिनेशन में काम आएगा। ठीक है, उसके बाद से लंबाडी, तो ये क्या होगा? लंबाडी है आंध्र प्रदेश। आपको ये सारे नाम याद रखना है ताकि आप इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा ही। और बकरवाल का क्या हो जाएगा? कश्मीर होगा बकरवाल का। और गद्दी तो आपको पता ही होगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये इसका सही पेयर है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ए का 4 आप देख लो ना, ए का 4 है और बी का तीसरा है, कहीं पर भी नहीं होगा। देख रहे हैं आप, यहाँ पर ए का 4 है बट बी से आप आराम से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये होगा। अब ये देखते हैं, इसमें लिखा है कि भक्ति के विशेष रूपक निम्नलिखित थे। कौन कौन से थे? ये 4 देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इन चारों में से ना ऐसे आपको ऑप्शन से सही बताना है, तो मैं आपको बताती हूँ इसका सही आंसर। देखिए,
पहला तो ये था ना भक्ति में कि कोई भी किसी भी जाति का, लिंग का, अमीर गरीब व्यक्ति भक्ति का अनुसरण कर सकता था, एकदम सही लिखा है। बी में देखो लिखा है केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं, ये गलत है। सी में देखो लिखा है कि देवता या देवी के समक्ष समर्पण पर जोर था कि समर्पण दीजिए, प्रसाद चढ़ाइए, ये सब, ये भी गलत है। भक्ति के बारे में ये पहला सही है। और डी देखते हैं कि विस्तृत बलिदानों और यज्ञों के प्रदर्शन पर जोर था। यस, बलिदान और यज्ञ पे जोर था, और कोई भी जाति का, कोई भी लिंग का, अमीर गरीब सब कोई कर सकता है। तो केवल इसमें ए और सी जो है वो राइट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है ना कि जो भी घटनाएं हैं उनको आप क्रम में लगाना है, किस काल पे कौन सा होता है उसको एक क्रम में, ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले देखो लिखा है वाष्प इंजन का आविष्कार, फिर लिखा है भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना, भारतीय कपड़ों का पतन, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले जो है वो हुआ था, क्या हुआ था, हाँ, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, ये हमारा पहले हुआ था। उसके बाद से क्या हुआ था, वाष्प इंजन का आविष्कार हुआ था। ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन। फिर उसके बाद से भारतीय कपड़ों का पतन हुआ था, और सबसे लास्ट में भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना। तो ये हो गया हमारा 4। ठीक है, ये हमारा 4 पे आ जाएगा। तो सबसे पहले डी होगा, डी के बाद से होगा हमारा ए के बाद से हो जाएगा हमारा सी, और उसके बाद से हो जाएगा हमारा बी। यही इसका क्रम है, डी ए सी बी। तो कहाँ पर है डी ए सी बी, यहाँ पर है, यहाँ पर तो डी ए बी सी लिखा है, डी ए सी बी। तो इसका राइट आंसर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे, ये रहा अगला क्वेश्चन। एजर्शन रीजन, पहला लिखा है कि अंग्रेज जनजातियों को बसाना और खेतीहर किसान बनाना चाहते थे। अंग्रेज, कारण क्या लिखा है कि एक जगह बसे हुए किसानों पर नियंत्रण रखना और शासन करना घुमंतू लोगों की तुलना में सरल था। तो इसमें ना दोनों की दोनों बातें सही हैं, और बी इसकी सही व्याख्या करता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अंग्रेज जनजाति क्या चाहते थे, बसाना और खेतीहर किसान बनाना चाहते थे, और वो नियंत्रण रखना चाहते थे, शासन करना चाहते थे घुमंतू लोगों की तुलना में। ये आसान था, बात एकदम सही है। अब ये आ गया आपका एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन। भारत में किस साल बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था? रट लो, याद कर लो, बहुत बार पूछा गया है, 1929। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है कि सत्य शोध समाज द्वारा स्थापित किया गया था, क्या किसने स्थापित किया था? तो ये आपको पता ही होगा, ज्योतिराव फुले। इनकी पुस्तक का नाम है गुलाम गिरी। ये भी आपको नाम याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे 41। इसमें लिखा है कि औपनिवेशिक काल में मंदिर प्रवेश आंदोलन का साधन बना। क्या चीज़ें बना? क्या जाति प्रथा को चुनौती देने और अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए, या फिर सभी के लिए बिना जाति भेदभाव मंदिरों को प्रवेश हेतु खोलने, या फिर जाति प्रथा को चुनौती और समाज में समानता लाने में, या फिर हमारा लास्ट क्या लिखा है वो देखिए कि समाज में व्यापत्य जाति पूर्वाग्रहों को प्रकाश में लाने। और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि औपनिवेशिक काल में मंदिर प्रवेश आंदोलन समाज में व्याप्त जाति पूर्वाग्रहों को प्रकाश में लाने का साधन बना। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अब ये देखते हैं, ये नारा किसने दिया है? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये बताइए आप सब लोग। ये तो हमें पता नहीं, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ना ये वाला। देखो, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वतंत्रता क्या है, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, इसमें लिखा है कि भारतीयों द्वारा इल्बर्ट बिल को वापस लेने का विरोध क्यों हुआ? सही विकल्प आप बताओ, क्यों हुआ था इल्बर्ट बिल को वापस लेने के लिए? सिंपल है इसका आंसर, यह अंग्रेजों की नस्लवादी मनोवृत्ति को दर्शा रहा था, मतलब एटीट्यूड को। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी देख लो। इट हाईलाइटेड द रेशियल एटीट्यूड्स ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। ठीक है, और मैं तो यही बोलूँगी कि ये पूछेगा ही इस बार, स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। इसीलिए इसको वापस लेने का विरोध हुआ था।
अब ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के किसके विचार पर बनाई गई थी। अब मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर सही बताती हूँ सो दैट आप याद रखो। देखो ये था, मानवीय अस्तित्व के लिए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मध्यस्थता में एक सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए। ठीक है, तो आप एक पूरा क्वेश्चन तो नहीं दिख पा रहा है, लेकिन याद रखना ये जो गुट निरपेक्षता की विदेश नीति है ना, ये किसके विचार पर बनाई गई थी? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो मध्यस्थता था ना, उसके बीच में एक सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए। अगर आप इसका पूरा आंसर देखना चाहें तो ये रहा ऑप्शन नंबर 4 का। और यही दो नाम याद रखोगे ना, अमेरिका और सोवियत संघ, ये दो नाम याद रखना गुट निरपेक्षता वाले पे, तो आप इसको गलत ही नहीं करेंगे। जब भी गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के बारे में आए तो अमेरिका और सोवियत संघ के ही विचार पर यह बनाई गई थी, उनके बीच में जो मध्यस्थता था उस पर। अब ये देखो, कर्क रेखा निम्न में से किस भारतीय राज्य से गुजरती है? अच्छा, ये कर्क रेखा वाला जो चैप्टर है ना, जो है क्वेश्चन, ये ईवीएस में भी पूछता है और एसएसटी में भी, और मैंने कल भी इसकी ट्रिक आपको बताई थी, आज भी बता देती हूँ। देखो ये मित्र है, मित्र के बाद पर, गमछा, झार। अब देखो कलर चेंज कर देती हूँ। मी से आप लिख लेना मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान में इसका थोड़ा सा ही एरिया जो है वो पास होता है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है और राज्य के नाम मैंने आपको बता दिया है। जो भी मैंने नाम बोला है आप चाहें तो लिख सकते हैं। ये ट्रिक याद करोगे ना तो आप आराम से कर लोगे। अब ये बताओ, महाराष्ट्र तो आया ही नहीं, ठीक है, किस भारतीय राज्य से गुजरती है ना, जैसे मैंने कहीं पर भी महाराष्ट्र बोला नहीं है, मैंने म से मध्य प्रदेश बताया है, उड़ीसा भी नहीं है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश भी इसमें कहीं नहीं आया है। तो आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, और हाँ अगर आप इसका स्क्रीनशॉट तो आप ले ही चुके हैं। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन ना इस बार भी पूछेगा। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या लिखा है कि इसमें से कौन सा कथन ना सही है? पहले इसको आप थोड़ा सा जूम करके देखिए। पहला लिखा है कि पृथ्वी 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। ऑफ कोर्स एकदम सही लिखा है। और बी में लिखा है कि हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। क्या ये बात सही लिखी है? और फिर लिखा है कि प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 29 के बदले 28 दिन का होता है। अब ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है और आप कर लेंगे, मुझे पता है। देखिए इसमें सही क्या लिखा है, इसमें ये सही है कि पृथ्वी जो है 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। दूसरी बात भी एकदम सही लिखा है कि 365 दिन का मानते हैं और सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। बट ये बात इसमें गलत लिखा है कि प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 29 के बदले 28 दिन का हो जाता है। तो केवल ए और बी इसमें सही है। अब ये वाला देखते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है कि अगर पृथ्वी के बराबर, एक मिनट, हाँ, अगर पृथ्वी के बराबर देशांतरी विस्तार के साथ 24 समय क्षेत्रों में, मतलब 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, तब प्रत्येक क्षेत्र कितने देशांतर को घेरेगा? तो ये तो सिंपल है ना, 15 डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए। 15 डिग्री जो है तक के ये देशांतर को घेरेगा। सो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट है। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा है कि भारत के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर शुरू करते हुए इन क्षेत्रों को क्रमबद्ध कीजिए। आपको ना इनको क्रमबद्ध में करना है, क्रम में लगाना है, और इसका सही आंसर आपको पता है यहाँ से देख के बताना है। ये देखिए, ठीक है। तो अगर आप इसमें से 1 या 2 क्रम भी लगा लेंगे ना तो आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो हम ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे। अगर आप उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जाएंगे ना तो सबसे पहले आपका भारतीय मरुस्थल पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमको एक क्लियर हो चुका है कि सी तो हमारा सबसे पहले ही होगा। तो ऑप्शन से हम एलिमिनेट करेंगे जहाँ जहाँ पे सी पहले नहीं है। देखो यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ भी सी नहीं है। अब इन दोनों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो एक और ऑप्शन देख लो, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं उसके बाद से क्या होगा। तो ये हो गया हमारा पहले पे, और दूसरे पे हमारा आ जाएगा ना अरावली श्रृंखला। तो आपका सी और ए का क्रम वाला सही हो गया, सी ए। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर लिखा है, ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ए बी डी ई। ठीक है,
तो आपको ये क्रम याद रखना है, पहले सी होगा, ए होगा, फिर बी होगा, फिर डी होगा, फिर ई होगा। मतलब यहाँ पर देखो ये आपका पहले आ जाएगा, उसके बाद से अरावली श्रृंखला आएगी, एंड उसके बाद से आपका आ जाएगा विंध्य श्रृंखला, फिर उसके बाद से आपकी ढक्कन का पठार आएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 पे और ये हो जाएगा हमारा 5 पे। तो ये इसका क्रम है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। और एक क्रम भी याद रख लोगे ना, 1-2 पॉइंट सही से, तो आप आराम से कर लेंगे। चलो अब इसको देखते हैं। यहाँ पर बताना है कि निम्न में से मानचित्र के घटक के संदर्भ में विषम का चयन करें। अब आप यहाँ पर देखो, पूरा पहले ऑप्शन देख लो एक बार, पूरा ऑप्शन ही मैं आपको दिखा देती हूँ। दूरी, दिशा, प्रतीक और पैमाना, इसमें से विषम का आपको चयन करना है। तो देखो मानचित्र में क्या होता है, दूरी होता है, ये दिशा भी होता है, प्रतीक भी होता है, ये सारी चीज़ें होती है ना, सिंबल वगैरह बना होता है, दिशाएं होती हैं, दूरी होती है, बट ये पैमाना नहीं होता है। तो यही इसमें मानचित्र के घटक में क्या है, यही एक अलग है, और अलग वाला ही हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। लिखा है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी गीली होने पर लसलसी हो जाती है तथा मानसून से पहले या पहली बारिश के बाद जब तक इसकी जुताई ना हो तो इस पर काम करना मुश्किल हो जाता है। ये कौन सी मिट्टी है, तो ये होती है काली मिट्टी, ठीक है, जो कि लसलसी हो जाती है और उसके मानसून से पहले या बारिश के बाद ये इसका जुताई जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है इसकी जुताई को करना। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें आपको बताना है ना, वनस्पति के बारे में आपको सही कथन बताना है, और यहाँ पर ABC लिखा है, उसके बाद से आप जैसे ही नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे, तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो चलो देखते हैं। पहला लिखा है कि घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं और कांटेदार झाड़ियाँ शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती है। ऑफकोर्स राजस्थान वगैरह में देखो कांटेदार झाड़ियाँ ही होती हैं, और जहाँ पर मध्यम वर्षा होती है वहाँ पर घास स्थल विकसित होता है। बी लिखा है कि वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है, ये भी बात एकदम सही लिखी है। एंड सी लिखा है कि प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में परिवर्तन मुख्यतः जलवायु की परिस्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, ये भी सही है कि जो प्रकृति जो है ना, प्राकृतिक जो वनस्पति हैं उसके परिवार में जो चेंजेस होते हैं ना, वो जलवायु के क्लाइमेट की परिस्थिति के में जो चेंजेस होते हैं उसी के कारण होता है। तो तीनों की तीनों ही बातें इसमें सही लिखी हैं, ABC जो है वो यहाँ पर राइट है। चलो अगले क्वेश्चन पे, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब आपको ना इसमें इसको सब पढ़ के इसका सही कथन बताना है, सही बातें क्या लिखी हैं वो आपको बताना है। तो चलो देखते हैं। क्या ऑक्सीजन सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है? नहीं, नाइट्रोजन है ना 78%, या आपको पता ही होगा। दूसरा लिखा है कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है क्योंकि, थोड़ा सा इसको जूम कर दूं, देखो क्या लिखा है कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है क्योंकि मनुष्य तथा पशु सांस लेने में इसका प्रयोग करते हैं तथा पौधे इसका उत्पादन करते हैं। यस, पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना भोजन बनाते हैं और हमको ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जिसका आप क्या करते हो, मनुष्य तथा पशु क्या करते हैं, सांस लेने में यूज करते हैं। ये बात एकदम सही लिखी है। देखो ये तो गलत हो गई है। ऑक्सीजन को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ग्रीन हाउस गैस पढ़ लेना, टेलीग्राम पर मैंने भेजा हुआ है। एंड 4 देखो लिखा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने से भूमंडलीय तापन में ग्लोबल वार्मिंग, बिल्कुल भी नहीं, एकदम गलत है। ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ता है। तो इसका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2, ये एकदम राइट है। अब यहाँ पर फिर से आपको बताना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ था, तो 2 ऑप्शन को सही माना गया था, तो मैं आपको बता देती हूँ कौन सा है। सबसे पहले सही वाला विकल्प आपको चूज़ करना है। तो चलो पढ़ लेते हैं पहले। क्या लिखा है, ए कि 2 वायुदाब क्षेत्रों में दाब में जितना अधिक अंतर होगा हवा की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। जो वायुदाब क्षेत्र होते हैं उसमें दाब जितना ही अधिक का डिफरेंस होगा ना, हवा की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। एकदम सही लिखा है। वायु उच्च दाब क्षेत्र से जब निम्न दाब क्षेत्र की ओर जाती है तो हवा उत्पन्न होती है। यस, जो एयर है ना, जब वो हाई प्रेशर से मतलब
लो प्रेशर की ओर जाता है ना, तब जाकर हवा उत्पन्न होता है। दोनों की बातें सही लिखी हैं। अब ऑप्शन में आप एक बार गौर कीजिए क्या लिखा है। देखिए पहली बात तो गलत वाला आपको काट ही देना है, क्योंकि गलत होगा नहीं। अब इन दोनों में बहुत से लोग कंफ्यूज हुए थे, क्योंकि दोनों सही लिखा है, ए तथा बी सही, बट यहाँ पर लिखा है कि बी ए की सही व्याख्या करता है। फिर यहाँ पर भी लिखा है, अच्छा एक मिनट, इसमें इंग्लिश वाला देखते हैं। हाँ, इज़ नॉट द, देखिए इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि दोनों ही ऑप्शन को सही माना था। यहाँ पर ना, एक मिनट यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर नहीं लिखा था। तो अगर आप ऑफिशियल आंसर की देखें तो उसमें जिसने पहला लगाया था ना ए बी सही है, इसकी सही व्याख्या करता है, वो भी सही है। और जिसने ये लगाया था ना कि ए बी सही तथा बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है, वो भी सही था। तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको पहले आप ध्यान से पढ़ लो, देखिए, और फिर इसको बाद आपको इसको देख के बताना है। क्या लिखा है कि एक शिक्षिका कक्षा में यातायात विषय पर पढ़ाते हुए विभिन्न प्रकार की टिकटों जैसे बस टिकट, रेल टिकट का प्रयोग करती है। नीचे लिखे कथनों पर इस कक्षा के संदर्भ में विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। आपको ना ये जो विभिन्न प्रकार की जो टिकट होती है ना, बस टिकट हो गई, रेल की टिकट, इसका वो प्रयोग कर रही है। और जो नीचे लिखे कथन है वो इस कक्षा के संदर्भ में भी विचार करें तथा सही कथन को आपको बताना है। तो देखो पहला क्या लिखा है कि इन टिकटों का प्रयोग करके वह खर्च, दूरी व यातायात के विभिन्न साधनों की विशेषताओं पर चर्चा कर सकती है। ऑफकोर्स, क्योंकि टिकट पे आपने देखा होगा ना, सारी इन्फॉर्मेशन तो लिखी होती कि यातायात, खर्च, दूरी, ये एकदम सही है। बी लिखा है कि इन टिकटों का प्रयोग करके वह मानव आवास के प्रकारों पर भी चर्चा कर सकती है, कि मानव जहाँ पर रहते हैं उसके बारे में। तो क्या आपको लग रहा है कि हम बस टिकट से, रेल टिकट से मानव आवास के बारे में चर्चा कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम केवल खर्च, दूरी और यातायात के ही बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो ए हमारा राइट है और बी हमारा गलत है। समझ गए होंगे आप? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये रहा, ए सही है, बी गलत है। और ये तो इजी क्वेश्चन भी है। चलिए ये भी हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा। यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि नए चारागाहों की खोज में लोगों के मौसमी आवागमन को कहते हैं। क्या कहते हैं आप बताइए? जो नए चारागाह होते हैं ना, कि खोज में जो लोगों के मौसमी आवागमन होते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं, याद रखो, मौसम से ऋतु प्रवास। प्रवास, आप्रवास, उत्प्रवास में कंफ्यूज मत हो जाना। मौसम से याद रखो, ऋतुएं किस में होती हैं? मौसम में ही होती है ना, तो इसे याद रखिएगा। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा। प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक जो हैं कौन से हैं, आप बताइए। जो प्रवास होते हैं उसको ये प्रतिकर्ष कारक क्या होता है वो भी देख लो एक बार। ये देखो, पुश फैक्टर्स अफेक्टिंग माइग्रेशन, जो माइग्रेशन को अफेक्ट करता है ना, पुश फैक्टर्स, वही आपको बताना है। तो वो कौन से हैं? तो ये तो ईजी है। देखिए इसमें से कौन सा होगा? एक तो प्राकृतिक आपदा होगा जो कि माइग्रेशन को अफेक्ट करता है, और दूसरा होगा पानी की कमी। जीवन यापन के बेहतर स्तर, शिक्षा जहाँ पर भी आपको मिलेगा, क्या आप वहाँ से जाना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर कहीं पर एजुकेशन अच्छी है, पानी की अच्छी व्यवस्था है, तो हम क्यों वो छोड़कर जाएंगे? तो इसमें पुश फैक्टर कौन सा है माइग्रेशन को जो कि अफेक्ट करता है? एक तो आपदाएं जहाँ पर बहुत आती हैं, दूसरा पानी की कमी। तो ए एंड बी जो है वो राइट है। देखिए आपके 30 क्वेश्चंस मैं करा दूंगी, और एग्ज़ाम से पहले इसको 1 से 2 बार देख लेना, क्वेश्चंस बहुत आएंगे। अब इसको पढ़ो और मुझे बताओ। सबसे पहले ऐसे आपको देखना है कि कितने ऑप्शंस हैं, देन आप इस पर जा सकते हो। पढ़ना, सही विकल्प बताना है। कथन ए में लिखा है कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, ऑफ कोर्स सही है। बी में लिखा है कि फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन, ये भी कृषि में ही सम्मिलित है। अगर आपने एग्रीकल्चर को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सबसे पहले कृषि पहली है, प्राथमिक क्रिया है, और ये सारी चीज़ें आती हैं कृषि में ही इंक्लूडेड हैं। दोनों की दोनों बातें सही हैं। ए एंड बी इज राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है कि ऐसा माना जाता है कि सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले इस राज्य में आए थे तथा भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। तो वो कौन सा राज्य है जहां पर सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले आए थे? तो वो है केरल। याद रखना, केरल में 2000 साल पहले सेंट थॉमस आए थे, और ईसाई धर्म लाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, सेंट थॉमस को। अब ये देखते हैं, लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है।
आपको ना विविधता के संदर्भ में मतलब डाइवर्सिटी के बारे में आपको विचार करना है, डाइवर्सिटी के बारे में, और बताना है कि कौन सा विकल्प जो है वो डाइवर्सिटी के बारे में सही लिखा है। सबसे पहले देखो लिखा है कि डाइवर्सिटी जो है वो भारत की शक्ति का एक स्रोत है। येस ऑफ कोर्स। बी लिखा है कि भारत की विविधता में ही एकता है, डाइवर्सिटी में ही क्या है, यूनिटी है, ये भी सही लिखा है। विविधता जो है भेदभाव का स्रोत भी हो सकता है। हाँ, कई बार आपने देखा होगा कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं और आप वहाँ के लैंग्वेज, वहाँ के निवासी नहीं है, तो वहाँ पे ना डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, भेदभाव होता है। और डी देखो भौगोलिक हो गया, ऐतिहासिक मतलब जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल एंड भौगोलिक कारक विविधता लाते हैं। यस, आप किस जगह पर रह रहे हो, वहाँ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें ही तो डाइवर्सिटी लाती हैं। तो सारी बातें यहाँ पर सही हैं। हम जाएंगे 1 के साथ। एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको 30 क्वेश्चंस करा दिया हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, यदि आप भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं तो आप निम्न में से कौन सा निर्णय स्वयं ले सकते हैं। आप जो है मान लो राष्ट्रपति बन गए हो तो आप कौन सा डिसीजन खुद से ले सकते हो। तो पहला लिखा है कि उस व्यक्ति का चयन कर सकते हैं जिसे आप प्रधानमंत्री के रूप में पसंद करते हैं। बिल्कुल भी नहीं। आपको भी पता है कि राष्ट्रपति के हाथ में कितना ही पावर होता है, कितना ही डिसीजन होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को बर्खास्त भी कर सकता है। बिल्कुल भी नहीं, राष्ट्रपति के पास उतना पावर नहीं होता है, वो तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पे कार्य करते हैं। ठीक है। और दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, या फिर अपनी पसंद के नेताओं को मंत्रिपरिषद में मनोनीत कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस ये कर सकते हैं अगर आप राष्ट्रपति चुने जाते हो तो आप एक निर्णय आप स्वयं से ले सकते हैं कि जो दोनों सदन है ना, उनके द्वारा जो भी पारित होगा विधेयक, आप उस पर पुनर्विचार के लिए, रीथिंकिंग, आप दोबारा से सोचो, इसके लिए आप कह सकते हो। बट आप जो है खुद से नहीं बोल सकते हो। ना तो कोई अपॉइंटमेंट कर सकते हो कि अपनी पसंद के नेताओं का, ना ही प्रधानमंत्री के रूप में आप किसी को पसंद कर सकते हैं, ना ही आप बर्खास्त कर सकते हैं। बस आप ऑप्शन नंबर 3 यही वाला काम कर सकते हो। तो बताना क्लास कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगली क्लास ताकि मेरी आपको मिल जाए। और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आप सभी का जो एग्जाम 100% क्लियर होगा। 30 क्वेश्चन जो भी मैंने कराए हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया है। इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।